चार देवरानियों में मिला गरीब जेठानी को सहेलियों का प्यार। खुशी भरे मन से सावली भाभी मेघा अपने चारों गोरे देवर के सर पर सेहरा सजा रही होती है। लीजिए कार्तिक भैया, मैंने आपका भी सेहरा बांध दिया है। आप चारों सेहरे में खूब जच रहे हैं। मेरी चारों होने वाली देवरानियां तो बस देखती रह जाएंगी। हाँ, लगा दे टोक मेरे बेटों को। जैसे शक्ल से काली है वैसे ही जुबान की काली है। डायन कहीं की थू थू। कार्तिक, नितिन, चलो सर नीचे करो, नजर उतारनी है। माँ, आप और भैया क्यों जब देखो भाभी को नीचा दिखाते रहते हो? भाभी केवल दिल से हमारी तारीफ कर रही थी। और माँ, अपनों की भी कोई नजर थोड़ी लगती है। तुम चारों अपनी काली कलूटी भाभी की चमचागिरी मत करो, चुपचाप सर नीचे करो। पता नहीं कौन सा जादू टोना चलाना जानती है ये कल्लो माई, सबको अपने पक्ष में कर लेती है। क्योंकि तेजस्विनी अपने मनपसंद से गोरी सुंदर अमीर बहू चुनकर लाना चाहती थी, लेकिन बड़े बेटे यश ने गरीब सावली मेघा को खुद से पसंद करके शादी कर ली, जिससे तेजस्विनी का सपना चूर चूर हो गया। इसलिए वो मेघा को फूटी आग भी पसंद नहीं करती थी। फिर भी तेजस्विनी के ताने, खरी खोटी और बेइज्जती सहकर भी मेघा ने घर बसा लिया और पूरे परिवार को जोड़कर भी रखा, जबकि तेजस्विनी ने यश के मन में उसके खिलाफ जहर भर दिया था। भाभी, आप जाकर जल्दी से तैयार होकर आ जाइए, बारात में चलना है। जी ठीक है नितिन भैया। अरे, ये काली कलूटी बारात में जाकर क्या अचार डालेगी? नई नई रिश्तेदारी जुड़ी है, पता चले चारों बहू के परिवार के आगे इसके काले रंग के चलते नाक कट जाए। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बारात में नहीं जाऊंगी। वैसे भी घर पर चारों देवरानी जी के स्वागत की तैयारी करने के लिए कोई तो होना चाहिए। कुछ ही देर में सास चारों बेटों की बारात लेके जाती है। वहीं गरीब मेघा फूट फूट कर रोते हुए देवरानियों का कमरा सजाती है। कुछ देर में चारों की शादी करवाकर ले आती हैं। चारों को खूब सारा भरकर दहेज मिला था। सभी पड़ोसने आंखें जमा जमा कर उनका शादी का जोड़ा देख रही थीं। क्या बात है तेजस्विनी बहन, तुम्हारे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। चारों बहुएं दूध जितनी गोरी चुनकर लाई हो, ऊपर से इतना दहेज का सामान मिला है। थू थू, लगा दी ना टोक मेरी बहुओं को मनोरमा। अरे ओ मेरी गरीब बहू, कहाँ रह गई? तुझसे आरती का कलश मंगवाया था ना? जी माँ जी, ये लीजिए। वो कलश में चावल भरने में समय लग गया। क्यों री मेरी काली गरीब बहू, ये घूंघट किस खुशी में ऊपर चढ़ा रखा है? पल्ला नीचे कर। मैं नहीं चाहती कि तेरे कालेपन की परछाई मेरी चांद सी खूबसूरत बहुओं को लगे। अपनी गरीब जेठानी के साथ सास का खराब बर्ताव देख चारों देवरानी अपनी सास से कहती हैं, माँ जी, हमारी जेठानी काली हो या गोरी, उसमें उनका क्या दोष? भगवान ने सबको ऐसा बनाया है। एक तो जेठानी जी ने इतने हैवी कपड़े पहने हैं, उस पर से उन्हें घूंघट भी लेना पड़ेगा। उन्हें सफोकेशन की वजह से कहीं चक्कर ना आ जाए। जेठानी जी कोई चुड़ैल थोड़ी है जो उनके परछाई से हमारी चांद सी खूबसूरती पर कोई दाग लग जाएगा। बल्कि इनके नयन नक्श अच्छे हैं। देखो तो इन्हें, आए एक दिन भी नहीं हुआ कि अपनी जेठानी का पक्षपात कर रही हैं। बहुओं, घर के सभी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लो। चारों देवरानी सभी के पैर छूकर अपनी जेठानी के पैरों को भी छूती हैं। तभी, अरे देवरानी जी, आप चारों तो मेरी छोटी बहन जैसी हैं। और भला छोटी बहन बड़ी बहन के पैर थोड़ी छूती है, वो तो गले लगती है। अगले दिन मेघा किचन में बर्तन मांज रही थी कि तभी वहां पर शिप्रा आई। अरे, ये आप क्या कर रही हैं? ये करने के लिए हम चार देवरानियां हैं ना। आप बस आराम कीजिए, किचन की सफाई मैं कर दूंगी। इसके बाद शिप्रा ने मेघा को रूम में भेज दिया और पूरे किचन की सफाई खुद ही की। थोड़ी देर बाद परिधि अपने हाथों में खाने की थाली मेघा के कमरे में लाती है। जेठानी जी, आप हमारी पहली रसोई में भी शामिल नहीं हुई, तो मैं आपका खाना ऊपर ही ले आई। खाकर बताइए, आपकी चारों देवरानियों ने खाना कैसा बनाया है? धन्यवाद देवरानी जी, मुझे अच्छा लगा कि आप मेरा इतना ख्याल रख रही हो। अरे, इसमें धन्यवाद करने की क्या बात है? ये तो हमारा फर्ज है। फिर अगले दिन देवर अपने ऑफिस के कलीग को अपनी पत्नी से मिलवाने लाते हैं। सभी फ्रेंड्स घर आ जाते हैं और आकर सोफे पर बैठ जाते हैं।
मेघा सबके लिए पानी लाकर दे देती हैं और सबको चाय भी पिला देती हैं। थोड़ी देर बाद उसकी चारों देवरानियां कोई वेस्टर्न तो कोई शॉर्ट ड्रेस पहनकर और बहुत अच्छे से हेयर स्टाइल मेकअप करके नीचे आती हैं। चारों देवर अपनी बीवियों से मिलवाते हैं और फिर सब लोग खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं और मेघा सबके लिए खाना परोस देती है। अरे जेठानी जी, आप भी सबके साथ खाना ज्वाइन कीजिए। अरे नितिन, ये तेरी भाभी हैं? मुझे तो लगा सर्वेंट हैं। हाँ, ये मेरी भाभी हैं। यार, आज के जमाने में इतना तलकता भड़कता कोई रंग नहीं खिलता। इन्हें ना ही मेकअप और ना ही कपड़ों का कोई सेंस है कि बाहर से कोई आया है, थोड़ा सज लूं ताकि बाहर के लोगों पर अच्छा इंप्रेशन हो। आप ऑफिस में काम करते हुए भी इन सारी चीजों पर इतना ध्यान रखते हैं? सॉरी, डोंट माइंड, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप ऑफिस फ्रेंड नहीं, पड़ोस की विमला आंटी हो, जो दूसरों के घरों में बस ताका झांकी करती हैं। मानसी का करारा जवाब सुन सभी ऑफिस फ्रेंड का मुंह बन जाता है, जिसके बाद सभी खाकर वहां से अपने घर चले जाते हैं। फिर रात को मेघा अपने आप से बात कर रही होती है। हे भगवान, आपने मुझे इतना सांवला क्यों बनाया? मैं जो भी करती हूँ सब लोग मेरी बेइज्जती करते हैं। अब तो यश भी मुझ पर ध्यान नहीं देते। पहले मुझसे कितना प्यार करते थे। शायद मेरे सांवलेपन की वजह से उन्होंने भी मुझे प्यार करना छोड़ दिया। मेघा ये सब बोल ही रही होती कि तभी उसकी सास उसे आवाज लगाते हुए बाहर बुलाती है। अरे क्यूरी काली कलूटी नाश पीटी, तुझसे मेरे बेटों की खुशी देखी नहीं गई ना? मेरे बेटे के ऑफिस के दोस्त नाराज होकर चले गए ना? अगर तेरे कारण उनके ऑफिस में कुछ हुआ ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे माँ जी, भला इसमें जेठानी जी की क्या गलती है जो आप इन्हें डांट रही हैं? बल्कि बदतमीजी तो ऑफिस के कलीग ने की है। आपको तो जेठानी जी का साथ देना चाहिए था। आप तो मुंह बंद करके बैठी हुई थीं। डींगे मारना, थोथा चना बाजे घना। अपनी जुबान पर लगाम लगाओ बहू, मैं तुम्हारी सास हूँ, माँ नहीं। ऐसे ही मेघा के सावलेपन और गरीबी को लेकर सास रोज रोज ताने कसने से बाज नहीं आती, जिसे देख चारों देवरानी बहुत परेशान होकर एक दूसरे से बात करते हुए। कितना बुरा लगता है ना, माँ जी हमेशा जेठानी जी को उनके रंग और गरीबी का ताना मारती हैं। अगर हम उनकी जगह पर होते तो ये घर कब का छोड़कर चले जाते। लेकिन उनमें कितनी सहनशीलता है जो उनकी सारी बातें सह रही हैं। सही कहा, आसपास के लोग भी उनका कितना मजाक बनाते हैं। क्यों ना हम उनका मेकअप करके अच्छे से तैयार करें, ताकि लोग या हमारे घर में भी कोई उनका मजाक ना बनाए। मेरे माइंड में एक अच्छा आइडिया है। शिप्रा सभी को कान में कुछ फुसफुसाकर कहती है। सभी को शिप्रा का आइडिया पसंद आता है और सभी वैसा ही करने लगती है। अरे, ये आप चारों देवरानी क्या कर रही हैं? आपको पता है ना मुझे मेकअप नहीं पसंद। लोग क्या कहेंगे? आप संकोच मत कीजिए, ये कोई मेकअप नहीं है, ब्यूटी प्रोडक्ट हैं। और लोगों के 10 मुंह 10 बातें होती हैं। जेठानी जी, हमारा मेकअप प्रोडक्ट हल्का है, आपको पसंद आएगा। उसके रंग को देखकर उसकी देवरानियों ने उस पर कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मेघा के मना करने पर भी उसके चेहरे पर फेशियल केयर करती तो कभी हेयर पर ट्रीटमेंट करती। मेघा पहले से ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी। मेघा के चेहरे पर निखार आ गया था और उसके बाल भी बहुत सुंदर और लंबे हो गए थे। फिर एक दिन परिधि उसका मेकअप कर रही थी तो वहीं शिप्रा उसके बाल संवार रही थी। अरे परिधि, तुम्हें तो पता है ना मैंने कभी मेकअप नहीं किया। कहीं मैं इसे लगाकर अजीब ना लगूं। अरे जेठानी जी, भला इतनी सुंदर लड़की मेकअप में अजीब लग सकती है? आप भी कमाल की बातें करती हैं। क्या कहा? सुंदर? और वो भी मैं? थोड़ी देर में देवरानियों ने मेघा को तैयार करके उसको शीशे के सामने खड़ा कर दिया। अपने आप को देख मेघा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मेघा सच में काफी सुंदर दिख रही थी। क्या ये मैं हूँ? मैं तो काली कलूटी दिखती हूँ ना? नहीं नहीं जेठानी जी, कोई भी लड़की काली कलूटी नहीं होती। सिर्फ खुद पर ध्यान ना देने के कारण से उनकी खूबसूरती कहीं दब जाती है। हाँ जेठानी जी,
अपना ख्याल रखने पर ही इंसान का असली रूप उभर कर आता है और इसमें कुछ भी बनावटी नहीं है। मेघा को अपनी देवरानियों की बात समझ आ गई। जैसी वो अभी दिख रही है वो उसका असली रूप है। तभी चारों को धन्यवाद करती है। मैं खुशनसीब हूँ जो मुझे तुम जैसी देवरानियां मिली। सच में मैं तुम लोगों की वजह से ही इतना खुश, सुकून और प्यार महसूस कर पाई हूँ। चारों देवरानियां और जेठानी आपस में गले मिलती है, जिसे देख सास आग बबूला होकर, ये काली कलूटी गरीब ग्यवार इतनी सुंदर कैसे दिख रही है? ये इतनी सुंदर नहीं लग सकती। मैं इसे सुंदर होने नहीं दूंगी। चारों देवरानियों के जाने के बाद सास मेघा के चेहरे का पूरी तरह से मेकअप बिगाड़ देती है कि तभी दरवाजे की बेल बजती है। छोटी देवरानी दरवाजा खोलती है। बहू, तुम्हारी सास कहाँ है? उन्हें बुलाओ। अरे केतकी बहन, तुम इस वक्त? क्या हुआ? सब कुशल मंगल तो है? अरे क्या बताऊं तेजस्विनी बहन, मैंने अपनी बहू को सिर्फ घर की सफाई के लिए कहा था। जब से आई है घर का कोई तिनका भी इधर उधर नहीं करती। घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। आज मैं उस पर जोर से बोल पड़ी तो उसने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। बहुत बुरी बात है काकी, उन्होंने आपके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हम आपके रहने का प्रबंध कर देंगे। मैंने कहा था, बाहर की सुंदरता किसी काम की नहीं बल्कि मन की सुंदर होनी चाहिए। बिल्कुल तुम्हारी जैसी मेघा बहू तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। पीछे से चारों बहुओं ने आकर उसका हौसला बढ़ाया कि हम उनके साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ तेजस्विनी को मेघा के साथ किए गए बुरे बर्ताव के लिए पछतावा हो रहा था। इतना परेशान करने पर भी मेघा ने उफ तक नहीं की, कभी जुबान भी नहीं लड़ाई। वहीं उसकी ने अपनी सास को छोटी सी बात पर घर से बाहर निकाल दिया। कुछ दिन बीते और अब मामला शांत हो चुका था। माँ जी, आप भी केतकी काकी की चिंता करके आधी हो गई हैं। समय पर खाना खा लीजिए, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे ऊपर कितना जुल्म किया, लेकिन तब भी तू चुप रही। पड़ोस की केतकी ने बस ऊंची आवाज में अपनी बहू से बात की थी तो उसने केतकी को घर से बाहर निकाल दिया था। क्या तुझे मुझ पर गुस्सा नहीं आया? नहीं माँ जी, मैं तो उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ कि कब आप मुझे अपनी बहू स्वीकार करेंगी। तू सच में सुंदर है। तेरे मन की सुंदरता की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। मुझे माफ कर दे, मैं कभी तुझे बुरा भला नहीं कहूंगी। आज से मैं तुझे बहू का सम्मान दूंगी और मैं सबको एक जैसा ही प्यार करूंगी। उसके बाद तेजस्विनी ने मेघा को गले लगा लिया। अरे प्रिया बहू, जल्दी से आलू के पराठे ले आ, सबकी प्लेट खाली पड़ी है। दादी सास के आवाज लगाते प्रिया जल्दबाजी में पराठे बेलने लगती है। बावर्ची खाने में कहीं सब्जियों के छिलके फैले हैं और आटे में सनी शक्ल के साथ प्रिया बेचारी लगी पड़ी है और पराठा फट जाता है। फटे मुंह, फिर से पराठा फट गया। ये आलू के पराठे बेलना पापड़ बेलने जितना कठिन है। अच्छा भला मैं सादे पराठे बना रही थी, मगर सबको तो आलू के पराठे ठूसने हैं। बस बैठे बैठे मेरा काम बढ़ाते हैं। दिन भर में 100 काम होते हैं, किसी को भी मुझ पर तरस नहीं आता। कहाँ दूसरे को क्या ही दोष दूं? मैंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। ये है हमारी परेशान बहू प्रिया। मगर मुद्दा ये है कि प्रिया गुस्से में लाल पीली क्यों है? क्या ये सारा क्लेश आलू के पराठे बनाने के कारण है? इसका गरम मसाला, जिसमें तेज गुस्से की वजह तो कहानी के पिछले भाग में ही पता चलेगी। तो चलिए पेश करते हैं, जहां रात के 4 बजे रामफल निवास के सब लोग खर्राटे भरकर सो रहे होते हैं और रसोई घर में इतनी रात के भी खटर पटर है। हे भगवान, इतनी रात में रसोई में कौन बर्तन खड़का रहा है? कहीं कोई चोर चोरी करने के इरादे से तो नहीं घुस आया? संगीता आंखें मलते हुए रसोई के अंदर जाती है। पूरी रसोई फैली पड़ी थी। दूध उबल गया है, हलवा तैयार है, पनीर भी फ्राई हो गया। बस मसाला तैयार करना है और गर्मा गर्म पूरियां तलनी है। तब तक सुबह के 5-6 बज जाएंगे। इतने में ससुराल वाले भी उठ जाएंगे। देवरानी जी, क्या हालत बना रखी है? तुम्हें देखकर कौन कहेगा कि तुम एक दिन की दुल्हन हो? देखो, शक्ल पर आटा लगा है और इतना सारा खाना किस लिए बना रही हो?
वो जेठानी जी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए नाश्ता बना रही हूँ। जेठानी उबासी लेते हुए किचन में चली जाती है। अभी नई नई जगह है, इसलिए नया नया जोश है। जब रोज रोज ससुराल में 100 काम करने पड़ेंगे ना, तो मेरी कामकाजी देवरानी की फुर्ती भी ठंडी हो जाएगी। सुबह ससुराल वाले नाश्ता करने हाजिर होते हैं। तभी प्रिया गर्मा गर्म चाय परोसती है। गुड मॉर्निंग सभी को। अदरक, इलायची, तुलसी पत्ते वाली चाय पेश है आपके लिए, पी लीजिए और नाश्ता भी रेडी है। ये सुनते ही दादिया सास आलसी जेठानी पर तंज कसती है। आज पश्चिम से निकलने वाला सूरज पूरब से कैसे निकल गया। हमें तो सुबह की चाय भी लेट नसीब होती थी बहू, और तूने 7 बजे ही नाश्ता भी तैयार कर दिया। इसे कहते हैं कामकाजी बहू। पापा जी, ये लीजिए आपकी शुगर फ्री चाय। अर्जुन जी, आपकी ऑफिस की शर्ट इस्त्री करके फाइल और घड़ी के पास ही रख दी है। तुम्हें गार्लिक पास्ता पसंद है ना? मैंने वो बनाया है। दादाजी, आपके लिए मक्के की रोटी बनाई है, और जेठानी जी की प्रिंस का लंच भी तैयार है। चाची, मैं तो इतनी जल्दी मैथ के इक्वेशन भी नहीं कर पाता जितनी जल्दी आपने 100 काम कर लिया। ससुराल वाले खुशी खुशी बैठकर नाश्ता करते हैं। प्रिया आज के मॉडर्न जमाने की लड़की थी और बहुत ही फुर्तीली कामकाजी थी। मायके में ही वो घर और जॉब दोनों मैनेज करती थी। सब लोग प्रिया के हाथों का स्वाद चखकर उंगलियां चाटते रह जाते हैं। वाह चाची, आपने बहुत टेस्टी ओट्स बनाए हैं, और मक्के की रोटी भी बहुत नरम बनी है। पोता बहू, ये अरसे बाद ऐसा स्वाद चखा है। एक नंबर बहू चुनी है आशा बहू। अब ससुराल की भागदौड़ संभाल लेगी। हे भगवान, सब कछुए की तरह धीमे धीमे नाश्ता कर रहे हैं। अच्छा हुआ जो मैंने वर्क फ्रॉम होम ले रखा है, नहीं तो लेट ही हो जाना था। नाश्ते के बाद प्रिया फटाफट प्लेट समेटकर काम शुरू कर देती है। दोपहर होते आधे घंटे का लंच ब्रेक मिलता है, मगर हाँ, जितने लंच ब्रेक का टाइम है इतने जाकर बर्तन धो लेती हूँ, बाद में काम हल्का रहेगा। प्रिया रसोई में आती है, जहां जिंक जिद्दी दाग वाले बर्तनों से भरा था। थोड़े ही बर्तन है, जल्दी से धो लेती हूँ, काम आसान रहेगा। प्रिया बर्तन धोने में भिड़ जाती है। तभी जेठानी झूठी थाली लेके शक्ल बनाकर आती है। हाँ, हे भगवान, कितनी ठंड पड़ रही है। ठंडे ठंडे पानी में बर्तन धोकर तो मेरे हाथों की कुल्फी जम जाएगी। जैसे ही संगीता प्रिया को बर्तन धोते देखती है तो उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वो मस्का लगाते हुए प्लेट सरका देती है। अरे वाह प्रिया, बर्तन धो रही हो? मैं तो आ ही रही थी, तुमने क्यों तकलीफ की? इसमें तकलीफ की क्या बात है जेठानी जी? वैसे भी मुझे खाली बैठना पसंद नहीं, काम करते रहना अच्छा लगता है। वैसे तुम्हारे धुले बर्तन एकदम चकाचक हो गए, ये भी धो देना। घिसो बर्तन, मेरे जी का जंजाल छूटा। संगीता प्रिया के कामकाजी होने का फायदा उठाते अब दोनों टाइम का खाना, बर्तन, झाड़ू पोछा सब उसी पर थोप देती है। इसी तरह थोड़े दिन गुजरते हैं। एक साथ नौकरी और ससुराल दोनों मैनेज करना प्रिया के लिए मुश्किल होने लगता है। भाभी, माँ ने बोला है सबके लिए मलाई मार के चाय बना दो। स्वीटी, मैं अभी ऑफिस का काम कर रही हूँ, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, तुम चाय बना दोगी प्लीज? भाभी, माँ ने मुझे नहीं आपको चाय बनाने का ऑर्डर दिया है, कड़क सी चाय बनाकर ले आओ। प्रिया किलस कर किचन में आती है, जहां पूरा सिंक जिद्दी बर्तनों से भरा पड़ा था। हे भगवान, सारे के सारे बर्तन गंदे कर दिए हैं, एक चम्मच तक नहीं छोड़ा। दिन भर में 100 काम थमा देते हैं। ऐसा लग रहा है पूरे मोहल्ले के बर्तन रसोई में जुट गए हों। प्रिया बर्तनों को धोकर चाय उबालती है। जेठानी जी, मैंने सबके लिए चाय बना दी है, आओ बस कप में डालकर दे दीजिए प्लीज। अरे अब जब चाय बना दी है तो परोस भी दो ना। हे भगवान, बनाओ भी और सबको परोस कर भी दो। जैसे ही बहू चाय परोसती है तभी सास बोलती है, प्रिया बहू, जरा मेरे सर में बाम लगा दे, सर दर्द से फटा जा रहा है। जी माँ जी। एक काम खत्म होते ही दूसरा काम थोप देते हैं। मैं तो जैसे बहू नहीं, बंधुआ मजदूर हूँ, 100 काम देते हैं। बेचारी प्रिया ससुराल के 100 कामों में फंस कर रह जाती, जिसके चलते वो जॉब पर ध्यान नहीं दे पाती। शुक्र है किचन रात को ही साफ कर दिया, सुबह की कलेश से मुक्त। सुबह नाश्ते में सादा पराठा और चाय बना दूंगी। प्रिया के सोच पर पानी फिर जाता है।
तब ददिया सास ससुर सब लोग ठंड में आलू के पराठे खाने की फरमाइश करते हैं। आलू के पराठे? हाँ बहू, आज मक्खन लगाकर बढ़िया से आलू के पराठे और बढ़िया चाय बना लेना मलाई मार के। पर दादी जी, आलू के पराठे नाश्ते में बहुत हैवी हो जाएंगे, हजम नहीं होगा। मैं कुछ हल्का फुल्का बना देती हूँ। अरे भाभी, हमको सब हजम हो जाता है। वैसे भी ठंड के मौसम में ही आलू के पराठे खाते हैं, बना दो ना। हाँ चाची, बना लो ना आलू के पराठे प्लीज। आज तो संडे है, हमारे स्कूल की भी छुट्टी है। रूही, चाची फिर किसी दिन आलू के पराठे बना देगी। वैसे भी मेरी संडे की छुट्टी नहीं होती, मंडे की होती है। आज ऑफिस के भी 100 काम होंगे। अरे आग लगे ऐसी नौकरी को। जल्दी से बहू जाकर पराठे बना। सबका आलू के पराठे खाने का मन है। तू इस घर की बहू है, तेरा धर्म है सबको खुश रखना। आज तो लग गई लंका। सारी गलती मेरी है। मेरी ही बुद्धि में गोबर भर गया था। आ बैल, मुझे मार। प्रिया पैर पटकते हुए किचन में आकर पराठा बनाती और दौड़ दौड़ कर परोसने जाती है। प्रिया, एक आलू का पराठा लाना। लाई अर्जुन जी। भाभी, 2 आलू के पराठे मुझे भी लाओ ना, जल्दी से। अरे आ रहा है, आ रहा। खून भी जाओ मेरा। सब्र नाम की चीज नहीं है। इंसान नहीं, मशीन हूँ मैं जैसे। इन भूखड़ ससुराल वालों का पेट ही नहीं भर रहा और इस पराठे का पेट भी फटा जा रहा है। जल्दबाजी के चक्कर में पराठा फट जाता है, जिसे प्रिया को खुंदक चढ़ जाता है। तभी फोन की घंटी बजती है। फोन उसके ऑफिस में होता है, जिसमें पूरे महीने में बुरा रिसीव होता है। गुस्से में प्रिया जोर से बैलन पकड़ती है। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। हाँ, ये ससुराल के 100 कामों के चलते मेरी मनपसंद नौकरी खतरे में है। सबके सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आलसी निकम्मे, सबको सब कुछ हाथ में चाहिए। हाँ। प्रिया की रोने की आवाज रसोई के बाहर तक सुनाई देती है, जिसे ससुराल वाले को पछतावा होता है। हम सब ने अपने छोटे छोटे कामों को भी बहू पर अकेले डाल दिया था। अब से सब अपने काम खुद करेंगे, समझ गए? एक बहू के जिम्मे 100 काम डालना ठीक नहीं है। आखिर में ससुराल के सभी सदस्य अपने अपने काम करने लगते हैं, जिससे बहू ससुराल के काम और नौकरी दोनों आसानी से मैनेज कर लेती है।